नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बोले भारत की टीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो कि लखनऊ में गोमती नगर के पास स्थित है, वहां पहुंची है। यहां भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर से लोग डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने के लिए पहुंचे और भारी संख्या में इस पार्क में भीड़ हुई। वैसे तो हर साल वो इस मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि मायावती ने खुद सभी लोगों को परिवार के साथ आने का आह्वान किया था, इसलिए इस बार डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर पार्क में उमड़ने वाले लोगों की संख्या कुछ खास ही रही। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे इशू पे। आखिरकार मायावती के शासनकाल में बनाए गए अंबेडकर पार्क एकाएक न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान कैसे बन गए। और तो और जब इन पार्कों का निर्माण हो रहा था, उस समय विपक्षी पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी शामिल है, किस तरीके से मायावती सरकार के इस फैसले पर आलोचनात्मक रुख अख्तियार किए रहे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा तो 2011 में ये भी कहते सुना गया, जब सूबे में मायावती की सरकार थी और चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई थी 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए, तब ये भी बहुत सपा के नेताओं से सुनने को मिला था कि किस तरीके से यदि सूबे में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो इन पार्कों को, स्मारकों को ध्वस्त कराया जाएगा। इस तरीके के इमोशनल बयानबाजियां भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने भी मायावती पर और बसपा सरकार पर इन पार्कों के जरिए फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था। काफी उग्र बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आए थे। लेकिन आज राजनीति कहां खड़ी हो गई है। 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में अगले कुछ महीनों में होंगे और उसके लिए राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ भी गई है। लेकिन मैं आपको इस ओर याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स चेंज हुई है, खासकर दलित पॉलिटिक्स की। जिन पार्कों के निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती सरकार और बसपा पर फिजूल खर्ची और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन दोनों ही पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं ने बसपा के और मायावती के नक्शे कदम पर चलने की ही पिछले दिनों घोषणा की। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया और बहुत जल्द उसे कैबिनेट से भी पास कर दिया गया कि यूपी के सभी 75 जिलों में, जिन जिलों में अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उनमें से 10 मूर्तियों को चुनकर उनके ऊपर छत्र लगवाएगी सरकार। इसके लिए कई सौ करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया गया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो कुछ ही दिनों पहले दादरी में रैली के दौरान, जो कि एक गुर्जर महासम्मेलन का नाम जिसे दिया गया, वहां पर अखिलेश यादव ने ये घोषणा की थी कि मिहिर भोज की मूर्तियां और तमाम अन्य पिछड़ी और दलित समाज के लोगों की, उनके जननायकों की मूर्तियां लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई जाएंगी। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को ये फिजूल खर्ची नहीं दिख रही है? जाहिर सी बात है, ये राजनीति का बदलाव है। अनुसूचित जाति के प्रति उनको गोलबंद करने की रणनीति के तहत उठाए गए कदम। ये मजबूरी सभी पार्टियों के सामने कैसे खड़ी हो गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ में जो ये डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना है, इसी तरीके से कांसीराम के नाम पर भी पार्क बने हैं। लखनऊ में कुल 3-4 जगहों पर इस तरीके के पार्क मायावती ने बनवाए। इसके अलावा नोएडा में और बादलपुर में उनके शासनकाल में 3 जगहों पर इस तरीके के स्मारक और पार्क बनाए गए। लगभग 750 एकड़ में तीनों ही जगहों पर कि ये पार्क फैले हैं। और जब इनका निर्माण हो रहा था, तब एस्टिमेटेड बजट इसका 6,000-7,000 करोड़ के आसपास था। हालांकि तब बसपा सरकार और मायावती पर तंज करते हुए या उन पर हमला करते हुए अखिलेश यादव के ये भी बयान सामने आए थे कि इन पार्कों पर 40,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च सरकार ने किया है। लेकिन जो इसका खर्च मोटा मोटी उस समय बताया गया 2000
12 से पहले वो 6-7 हजार करोड़ का की लागत बताई गई। इसके अलावा हजारों की संख्या में कर्मचारी भी रखे गए हैं जो मूर्तियों और स्मारक के रख रखाव का जिम्मा जिनके कंधों पर है। उनकी सैलरी, पार्क में रोशनी और साफ सफाई का इंतजाम, उसके लिए बिजली की खपत, इन सभी मदों को जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा खासा खर्च इन पार्कों पर आता है, आ रहा है। लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण इसका जिम्मा संभालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन पर एक खर्च आता है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने इन पार्कों का निर्माण कराया, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश करने की उन्होंने कोशिश की, आज वो बिल्कुल अलग रूप में देखने को मिलता है। लखनऊ आने वाला हर व्यक्ति और जिसने लखनऊ का पहले दौरा किया है उसके मुंह से ये बात आपको सुनने को मिल सकती है कि लखनऊ का सुंदरीकरण जो सबसे ज्यादा किसी ने कराया तो मायावती ने कराया। अब आते हैं पुरानी बात पे कि ऐसी कौन सी स्थिति खड़ी हो गई जिसकी वजह से दलित राजनीति और उसकी सबसे बड़ी अगुआ मायावती की आलोचना वो सभी पार्टियां करने लगी, उनके उस काम की आलोचना करती रहीं और फिर से वही काम सभी पार्टियों के द्वारा करते हुए देखा जा रहा है या किया जा रहा है। इसके कोर में है दलित पॉलिटिक्स। यूपी में करीब 23% के आसपास दलित पॉपुलेशन है। 2012 वो आखिरी साल था जब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार चली गई। उसके बाद से लगातार वो विपक्ष में रही और हाथी की चाल इतनी सुस्त पड़ती गई कि 2024 कहें या 2022 का विधानसभा चुनाव कहें, इतनी निर्बल होती गई मायावती और बहुजन समाज पार्टी की। 2000 लोकसभा में कोई, 2024 में हुए चुनाव में बसपा को कोई सीट नहीं मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सिर्फ एक सीट बसपा जीत पाई। अब सभी पार्टियों को ये लग रहा है कि दलितों को एकजुट किए रहने, उनकी गोलबंदी में बसपा बहुत दिनों तक कामयाब रही और जबकि अब बहुजन समाज पार्टी से दलित जनाधार थोड़ा कमजोर हुआ है तो उनको किस तरीके से अपने पाले में किया जाए। इसीलिए भाजपा सरकार में 6-7 मंत्री दलित कोटे से हैं। असीम अरुण हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, गुलाब देवी हैं, मनोहर लाल कोरी हैं, अन्य भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एमएलसी भी कई को बनाया गया है और तमाम जो चेयरमैन अन्य अन्य संस्थाओं में होते हैं उन पर भी भाजपा सरकार ने उनको बैठाया है। इसी गोलबंदी की कोशिश में ब्रिजलाल, एक दलित समुदाय से आने वाले रिटायर्ड आईपीएस, उनको राज्यसभा भी भेजा भाजपा ने। उनका कार्यकाल अभी नवंबर में खत्म होने वाला है। अखिलेश यादव अचानक से इस दलित पॉलिटिक्स का स्वाद उन्होंने 2024 में चखा जब उन्हें लोकसभा की 80 सीटों में से यूपी में 37 सीटों पर जीत मिली। तब पूरे देश भर में कांग्रेस के द्वारा ये नैरेटिव बनाया गया कि संविधान किस तरीके से खतरे में आ जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलती हैं। उस नैरेटिव के सहारे अखिलेश यादव को 2024 में दलित वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी करने का मौका मिला और उन्हें इतनी सीटें मिली। अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो इस वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनका अलगाव ना हो। इसीलिए कांसीराम की जयंती हो या फिर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो, दोनों ही मौकों पर अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को पीडीए दिवस मनाने का आह्वान किया था, इसका ऐलान किया था। अब जबकि बसपा से थोड़ी दूरी हुई है दलित समुदाय की, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों की पुरजोर कोशिश है कि किसी भी तरीके से दलित उनके खाते में आ जाए। ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनके पास करीब 26-27% का एक वोट शेयर इंटैक्ट है, जिसमें 10% के आसपास यादव हैं और 19-20% के आसपास मुसलमान हैं। तो ये करीब 28-29-30% के आसपास उनका वोट बैंक पक्का रहता है। अब इसमें यदि 23% दलितों में से उन्हें 8-10% भी मिल जाए तो उनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 33-34% पे यूपी में सरकारें बन जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या मुश्किल है, उसके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो दलित समुदाय 2014 के बाद से लगातार उससे जुड़ रहा था, 2024 में उसका मोह भंग पार्टी से होता दिखा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से ज्यादा
व्यग्रता और चिंता भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में है कि किसी भी तरीके से दलित वोटों की गोलबंदी की जाए और यदि उनमें कोई बिखराव आया है, भाजपा से उनकी दूरी बढ़ी है, तो उसको समेटा जाए। और इसी क्रम में अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में और भी बड़े फैसले आपको होते हुए दिखेंगे जो भाजपा इस दिशा में ले सकती है। तो ये चेंज आया है पिछले 15-16 सालों में कि मायावती के जिस काम की आलोचना प्रदेश की सभी पार्टियां कर रही थी, अब वो उसी काम में संलिप्त हो गई हैं या वो उसी काम में लग गई हैं जिस काम के लिए वो मायावती की आलोचना करती थी, और उसकी वजह है दलित वोट बैंक की गोलबंदी। तो अभी आगे देखते जाइए कि इस दिशा में सभी पार्टियों के द्वारा और क्या क्या काम होता है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को शूट किया हमारे कैमरामैन शरद तिवारी ने। धन्यवाद।